हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित हूँ। और यह सामग्री बिहार से संबंधित है और बिहार में होने वाले हर प्रतियोगिता परीक्षा में, खास करके बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिन जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उनमें बिहार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिहार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और या सामग्री पर चर्चा करते हैं, जहां से सवाल लगभग पूछे ही जाते हैं। और यह आज का टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, सेंचुरी तथा पक्षी विहार। आप सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है और पर्यावरण तथा वन्य जीव के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बृहत स्तर पर प्रयास किए जाते रहे हैं, चाहे वह केंद्र स्तर की सरकार हो चाहे वह राज्य स्तर की सरकार हो। तो केंद्र और राज्यों के सम्मिलित प्रयास से वन तथा वन्य जीव संरक्षण के प्रयास किए जाते रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों में अपने बिहार प्रांत के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली बात ध्यान में रखें कि अपने बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। अभी तक बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह बाघ अभयारण्य है, बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया है और इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम चंपारण में है। तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखें कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। यह टाइगर रिजर्व है और इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और यह पश्चिम चंपारण में है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान रखें कि यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क, ध्यान रखा जाए, इस पार्क के सीमा के पास उत्तर में रॉयल चितवन नेशनल पार्क है जो नेपाल में है और इसके पश्चिम में गंडक नदी है। अर्थात हमारे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में नेपाल का रॉयल चितवन नेशनल पार्क है और इसके पश्चिम में गंडक नदी प्रवाहित होती है। इस पार्क से संबंधित अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं या अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखें कि इस राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। और आपको याद होगा कि महर्षि वाल्मीकि वही हैं जब सीता माता को भगवान श्री राम द्वारा त्याग दिया गया था, तो ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी और यहीं पर लव और कुश का भी जन्म हुआ था, जो भगवान श्री राम के दो सुपुत्र थे। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और वाल्मीकि नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दरुआबाड़ी गांव के समीप बौद्ध इतिहास के साक्ष्य मिले हैं। ये दो बार बिहार में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है। और इसके ऐतिहासिक महत्व का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस स्थल पर ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यह
प्रसिद्ध चीनी विद्वान था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और जब यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में भारत आया था तो इसने दरुआबाड़ी गांव की यात्रा की थी। और यह जानकारी किसी सामान्य स्रोत से नहीं मिलती। इसका स्रोत है चंपारण गजेटियर, जो सरकार का पत्र होता है, सरकार का डॉक्यूमेंट होता है। तो ध्यान रखें कि वाल्मीकि नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दरुआबाड़ी गांव है और दरुआबाड़ी गांव के समीप बौद्ध का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है। और यहाँ इसका ऐतिहासिक महत्व इस बात से ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब ह्वेनसांग भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए आया, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने के लिए आया, तो इसने दरुआबाड़ी गांव की भी यात्रा की। और चंपारण गजेटियर लिखता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ की यात्रा की थी। तो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसके बाद कुछ अन्य अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य, पशु अभयारण्य की चर्चा करें जो बिहार के अंतर्गत स्थित है। जैसे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह भागलपुर के कहलगांव में है, भागलपुर के कहलगांव में है, जिसे डॉल्फिन संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। और कुछ समय पहले मैंने बिहार में डॉल्फिन के महत्व से संबंधित वीडियो को जारी किया था, जिसमें डॉल्फिन से रिलेटेड सभी फैक्चुअल चीज़ों को बता दिया था जो पूछे जाते हैं। जैसे यह स्तनधारी समूह का प्राणी है, मैमेलिया है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है या वैज्ञानिक नाम है वो प्लाटानिस्टा गैंजेटिका। गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंजेटिका। यह स्तनधारी समूह का प्राणी है। स्थानीय स्तर पर इसे सूस कहते हैं और गंगा के जल में सूस की मात्रा या गंगे डॉल्फिन की मात्रा बहुत अधिक है और सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। यह बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। और दूसरा गर्व का विषय यह है कि हाल ही में जो आंकड़ा जारी हुआ था, इसके अनुसार बिहार सरकार के प्रयास ने रंग लाया है और हमारे गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। इसलिए बिहार की सरकार भी इस संबंध में सराहना के पात्र है। और हमारे बिहार में विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया है, जो भागलपुर के कहलगांव में है। और इसके अलावे डॉल्फिन संरक्षण का एक और केंद्र बिहार में प्रस्तावित है, जिस पर प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, जो प्रस्तावित हैं जहां बनना है, और उसका नाम है पनार या अररिया डॉल्फिन अभयारण्य, जो प्रस्तावित है, जिसकी स्थापना होनी है। तो गंगे डॉल्फिन के संरक्षण का बहुत बड़ा केंद्र विक्रमशिला डॉल्फिन है जो संचालित है। और आगे अब पनार और अररिया डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। इसीलिए कि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ऑब्जेक्टिव के व्यू से ध्यान में रखना है कि गंगा नदी के बाद अररिया जिला से बहने वाली प्रमुख नदी पनार। यहाँ भी एक प्रश्न है कि पनार बिहार के किस जिला में प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है, तो आपके सामने है अररिया जिला। और बिहार के अररिया जिला से प्रवाहित होने वाली पनार नदी में सबसे अधिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। यानी यहाँ दो प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक गंगे डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है और दूसरे स्थान पर पनार नदी में है जो अररिया जिला में प्रवाहित है। तो गंगे डॉल्फिन को संरक्षण देने के लिए बिहार सरकार की एक प्रस्तावित योजना है कि अररिया या पनार डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत ही प्रमुख डॉल्फिन अभयारण्य हमारे बिहार में है। दो, एक है, एक स्थापित होने वाला है। इसके बाद आगे देखें पक्षी विहार, सरैया मन पक्षी विहार।
तो सरैयामन जो बहुत प्रमुख है, और भी पक्षी विहार हैं जिनके बारे में हमने आपको पढ़ाया है या आगे भी पढ़ाएंगे। सरैयामन पक्षी विहार यह पश्चिम चंपारण में बेतिया के पास स्थित है और इस झील का पानी पाचन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियाँ आते हैं। तो जब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि सरैयामन पक्षी विहार क्या है, तो आपके सामने कहाँ पर है, तो आपके सामने है, यह पश्चिम चंपारण में बेतिया के पास है। इसके बाद बक्सर पक्षी विहार, और बक्सर पक्षी विहार जो बक्सर ज़िला में है और यह काफ़ी प्रसिद्ध है इसीलिए कि यहाँ से एक विशेष प्रकार की प्रवासी पक्षी आती है जिसको लालसर कहा जाता है और यह कश्मीर से यहाँ प्रवास करती है। वही हमारे बिहार में पक्षियों के प्रवास का बड़ा बड़ा केंद्र है। ये अलग बात है कि बिहार की गणना पिछड़े प्रांतों के श्रेणी में होती है। यह प्रांत शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा जरूर है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। फिर भी यहाँ ऐतिहासिक धरोहर, भौगोलिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहरों की कमी नहीं है और वर्तमान सरकार इनके संरक्षण के बड़े बड़े प्रयास कर रही है और यह हमारे बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। गरीब होते हुए भी हम अपने प्राकृतिक दायित्व को जरूर पूरा करते हैं और हमारी सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध भी है। ये बहुत अच्छी बात है जिसका हाल ही में उदाहरण मिला था कि जब हमने वीडियो में पढ़ाया भी था आपको कि जल जीवन हरियाली से संबंधित जल संरक्षण के लिए जो बिहार सरकार ने प्रयास किया, इसके लिए बिहार सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला। तो प्राकृतिक संदर्भ में या प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में, पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में हमारा बिहार काफ़ी आगे है और इसके प्रयास की सराहना राष्ट्र के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जाती है, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिला था जब बिहार सरकार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला था। और बिहार सरकार द्वारा बिहार में बक्सर पक्षी विहार जो बक्सर में है और यहाँ कश्मीर से प्रवास करने वाले लालसर पक्षी काफ़ी प्रसिद्ध है इसके लिए। इसके बाद है सलीम अली जुब्बा शाहनी बर्ड सेंचुरी जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। एक बात और ध्यान में रखें, हो सकता है ये डेट वैरी हो, इसीलिए कि ये कोई NCERT का तो चीज़ है नहीं। हालांकि कोशिश की गई है कि मैक्सिमम ऑफिशियल डेटा ही, सरकार का डेटा ही लिया जाए, लेकिन जहां सरकार का डेटा नहीं है वहां जानबूझ के छोड़ दिया गया, वहां प्रश्न भी नहीं आते हैं। सरकार का जहां डेटा है वहीं प्रश्न आते हैं। जैसे इसका डेटा नहीं मिल पाया है, इसका डेटा सरकार का नहीं मिल पाया है और यहाँ बिहार सरकार का डेटा है सलीम अली जुब्बा शाहनी बर्ड सेंचुरी 1997। और यह वैशाली ज़िला में बरेला झील में स्थित है। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैशाली ज़िला का बरेला झील वेटलैंड है। मैं वेटलैंड के बारे में भी आगे आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ भी इससे संबंधित एक बहुत ही प्रमुख वीडियो को जारी करूंगा जो काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं। और बरेला झील वेटलैंड है और यहाँ साइबेरिया तथा यूरोप से विभिन्न किस्म की पक्षियाँ आती हैं प्रवासी ब्रीड करने के लिए कुछ खास मौसम में। जो साइबेरिया और यूरोप से विभिन्न किस्म के पक्षी आते हैं जिनमें मुख्य हैं डुम्बर, खेसराज। ध्यान रखें ये वैज्ञानिक नाम नहीं, ये स्थानीय नाम है जो वहाँ के लोग बताते हैं, जो वहाँ के लोग जिस नाम से इस पक्षी की पहचान करते हैं यह स्थानीय नाम है। और सलीम अली जुब्बा शाहनी बर्ड सेंचुरी में आने वाली पक्षियों में डुम्बर, खेसराज, घई, लालसर आदि मुख्य हैं। और एक बहुत ही दुखद विषय है कि ये जो प्रवासी पक्षियाँ यहाँ आती हैं, कहीं भी कोई भी पक्षी कहीं प्रवास करे तो वहीं प्रवास कर सकते हैं जहाँ उसको उपयुक्त आवास मिले, रहने का जगह मिले, भोजन मिले, क्लाइमेट सूटेबल हो, इसी को हैबिटेट कहते हैं। तो कोई भी पक्षी कहीं अगर माइग्रेट करके प्रवास करती है उसको उसका वहाँ हैबिटेट होता है। और एक दुखद है कि सलीम अली जुब्बा शाहनी बर्ड सेंचुरी में जो पक्षियाँ आती हैं साइबेरिया से और यूरोप से, उनका मुख्य भोजन होता है इस क्षेत्र में उत्पादित होने वाला दशहरिया धान। यह भी क्वेश्चन आते हैं
और इस क्षेत्र में उत्पादित होने वाले जो दशहरिया धान है इसके उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी कमी आई है। यह हमारे लिए दुखद है और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दा है, बिहार के प्राकृतिक संतुलन से संबंधित मुद्दा है। और यहाँ दशहरिया धान के खेती को सरकार द्वारा निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों का यह मुख्य भोजन होता है। इसके बाद कुछ अन्य अभयारण्य और पक्षी विहार को ध्यान में रखें, जैसे भीम बांध अभयारण्य 1976 में प्रारंभ हुआ। यह मुंगेर तथा जमुई जिले की सीमा पर स्थित है। एक एक सवाल आपके हैं बोर्ड पर, अगर आप इसको बढ़िया से नोट कर लेते हैं या लेक्चर को बढ़िया से सुन लेते हैं तो आपको सभी याद हो जाएंगे। टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है और इतना में आपके मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे। भीम बांध अभयारण्य जो 1976 में प्रारंभ हुआ, मुंगेर तथा जमुई जिले की सीमा पर स्थित है और यह अभयारण्य बाघ, तेंदुआ, चीता, बनेला सुअर तथा चीतल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई, यह पटना में है। ध्यान रखें, इसको पटना का लंग्स भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ पटना। कई बार यह भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बिहार के छोटे बड़े एग्जाम में कि लंग्स ऑफ पटना किसे कहा जाता है, पटना का फेफड़ा। तो संजय गांधी जैविक उद्यान को कहा जाता है और अपने बिहार में पटना में एक ही जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान है, बोटेनिकल पार्क है। और यहाँ यह पूरे विश्व में और पूरे भारत में गैंडा का एकमात्र प्रजनन केंद्र है। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और हाल ही में कई गैंडा के छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ जन्म लिया था, जो पूरा चर्चा का विषय बना था। और पूरे भारत में गैंडा का ब्रीडिंग सेंटर अपने पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो ये बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय तो होना ही चाहिए और इसके प्रति हमारा दायित्व भी बनता है कि हम लोग इसके प्रति संरक्षण के प्रयास में सहयोग करें। इसके बाद राजगीर अभयारण्य, जिसकी शुरुआत 1978 में हुई, यह राजगीर में है और यह काकड़, लंगूर, हिरन तथा चीता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य, इसकी शुरुआत 1971 में हुई, यह गया में है। यह बाघ, चीतल, सांभर, चीता, सांभर, चीतल, चीतल हिरन की एक प्रजाति है, चित्तीदार उसका स्किन होता है। चीतल और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। यानी गौतम बुद्ध अभयारण्य 1971 में स्टार्ट हुआ, यह बिहार के गया जिला में है और यह बाघ, चीता, सांभर, चीतल तथा नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कैमूर अभयारण्य, इसका स्टार्टिंग 1979 से है, यह भभुआ में है। इसके बाद उदयपुर अभयारण्य, इसका स्टार्टिंग 1978 से है और यह पश्चिम चंपारण में है। इसके बाद सुहियाना पक्षी विहार जो भोजपुर में है। नकटी एवं नगी पक्षी विहार, जिसकी शुरुआत 1987 से हुई, यह जमुई में है। ये सब याद कर लेने वाला है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। और वैसे भी मैं कभी किसी वैसे वीडियो को जारी नहीं करता जिसका प्रतियोगिता परीक्षा में कम महत्व हो। जिसका बहुत ही महत्व होता है, मेरा प्रयास होता है कि मैं उसी वीडियो को जारी करूं और हर वीडियो में बहुत ही उपयोगी सामग्री को उपस्थित कराता हूं। कोई तामझाम, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग को तथ्य से मतलब होता है और जहां से हमारे सवाल बने। तो कैमूर अभयारण्य जो 1979 में स्टार्ट हुआ भभुआ में है। उदयपुर अभयारण्य जो 1978 में स्टार्ट हुआ पश्चिम चंपारण में है। सुहियाना पक्षी विहार भोजपुर में है। नकटी एवं नगी पक्षी विहार जिसका स्टार्टिंग 1987 से है, जमुई जिला में है। गोगा बिल पक्षी विहार जिसका स्टार्टिंग 1990 से है, पिछला बार के बीपीएससी में पूछा हुआ है, 1990 में है और यह कटिहार में है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार जो हाल के दिनों में काफ़ी चर्चित रहा, यह दरभंगा में है। और पूरे बिहार का सबसे प्रमुख पक्षी विहार
और पूरे बिहार का एकमात्र पक्षी विहार जिसको रामसर भूमि यानी वेटलैंड का दर्जा मिला है, वह एकमात्र पक्षी विहार है कांवर झील पक्षी विहार, जिसका स्टार्टिंग 1989 से है और यह बेगूसराय जिला में है। तो मेरा विश्वास है कि इतने सामग्रियों में से आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, डॉल्फिन अभयारण्य या संरक्षण केंद्र और पक्षी विहार से संबंधित सभी प्रश्न आपके बनेंगे और फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फिर आगे उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।